अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद। मैं हूँ किरण आफ्ताब। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में वजीर आज़म ने कोविड SOPs को फॉलो करें ऐसा कहा, लेकिन इस सब के साथ साथ उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत भी कर दी। कहा सिंध हुकूमत से कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन से लोग भूखे रह जाएंगे, क्या हम लॉकडाउन से गरीबों को बचा सकेंगे? भारत ने कुछ ऐसे ही इकदाम किए और फिर उस सब के बाद में बहुत कुछ मुतासिर हुआ। हमें लॉकडाउन करके मईशत को किसी सूरत तबाह नहीं करना। वजीर आजम का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए वायरस का फैलाव रोका जा सकता है। असल हल वैक्सीनेशन है। स्कूलों को मुकम्मल वैक्सीनेशन तक ना खोला जाए। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें, बिल्कुल ठीक फैसला है। एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेजी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है जो फिर दिहाड़ीदार है, गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में? इनका क्या बनेगा? जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, वो किधर थी, पाकिस्तान किधर था। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान किधर है और हिंदुस्तान की तबाही कितनी हुई। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये, आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, आप लोगों को भूखा रखेंगे। भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। मेरे बच्चे भूखे हैं घर में, तो मुझे आप कैसे कहेंगे कि नहीं जी आप बाहर ना जाएं क्योंकि लोगों को कोरोना फैल जाएगी? तो ये बड़ा सोच समझ के इसमें से निकलना। जब लोग शादी पे खाने पे इकट्ठे होते हैं तेजी से फैल जाती है, रेस्टोरेंट्स में तेजी से, तो उधर तो थोड़ी देर करें। जब तक बच्चों को और टीचर्स को टीके ना लगाएं, स्कूल भी ना खोलें, क्योंकि स्कूलों में भी बड़ी जल्दी फैल जाता है। असल इसका इलाज एक ही है, वैक्सीनेशन। हिकमत इस्तेमाल करते हुए हमें इसमें से निकलना पड़ेगा, लेकिन किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी माइशत को तबाह नहीं करना। कराची में लॉकडाउन लगा है और वैक्सीनेशन के लिए आने वालों को टीके नहीं लगाए जा रहे, डंडे लगाए जा रहे हैं। शहर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बेइंतजामी की इंतहा हो गई। इसका सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। लियारी जनरल अस्पताल के बाहर मक्खियों का सैलाब उमड़ आया। हुजूम को कंट्रोल करने के लिए अमले को डंडा उठाना पड़ा। दीगर मराकज़ में भी कोरोना SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हंगामी सूरत हाल देखते हुए सिंध हुकूमत को देर से सही इक़दामात का ख्याल आ ही गया। कराची में 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे फाल रखे जाएं, ऐसा फैसला किया गया। कोरोना वैक्सीन बाद में लगवाओ, पहले डंडे खाओ। लियारी जनरल अस्पताल के बाहर वैक्सीनेशन के लिए आने वालों का सैलाब उमड़ आया तो अमले ने डंडे उठा लिए। अस्पताल के बाहर सुबह से खड़े शहरियों का सबर जवाब दे गया। दरवाजा खुलना था, लोगों की बड़ी तादाद अस्पताल में दाखिल हो गई। वैक्सीन लगवाने की बजाय डंडे खाने पर शहरी बरहम नजर आए। लकड़ी मार मार के आवाम को बाहर निकाल रहे हैं। किसी का सर पट गया, किसी का पैर पे लगा, किसी के हाथ पे लगा। भीड़ लगा हुआ है, धक्कादारी कर रहे हैं, कोई इंतजाम ही नहीं। आपने तो अपने आंखों से देखा, क्या इंतजाम? आप कितने बजे आए थे यहाँ पर? हम आए थे 8 बजे। 4 घंटे से हम इधर बैठे, गिर गया 2 दफे, फिर इधर हम खड़ा नहीं हो सकते बेटा। बद इंतजामी के सताए लोग पुलिस एहलकारों से भी उलझते रहे। मोटरसाइकिल पे लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं स्टाफ के बंदे, ऊपर से इशारा करते हैं, बोले अंदर आओ स्टाफ के बंदे। गेट खोलते हो 2-2 3-3 मोटरसाइकिलों पे अंदर जा रहे हैं। सब लोग यूँ आपस में जुड़े हुए हैं, कोई कोरोना पे SOPs नहीं है। कराची के एक और वैक्सीनेशन मरकज खालिक दीना हॉल में भी शहरी सुबह से वैक्सीन लगवाने पहुंचे, लेकिन वहां भी समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। वैक्सीनेशन मराकज पर लोगों के हजूम को देखते हुए सिंध हुकूमत ने जना अस्पताल, डाओ अस्पताल, ओजा कैंपस, खालिक दीना हॉल, कतर अस्पताल समेत 11 मराकज को 7 दिन 24 घंटे फाल करने का फैसला कर लिया है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नजीर, समाग, कराची। इस किस्म के हालात से बचा जा सकता था। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पाबंदियां लगाएं, लेकिन टारगेटेड तरीके से, ताकि लोग परेशान न हो, रश न लगे। NCOC का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम पाकिस्तानियों को एक नज़र से देखते हैं। 15 माह से जो कामयाब पॉलिसी जारी है, ज़रूरी है कि फिर उसी तरह चला जाए, ताकि लोगों का रोजगार भी मुतासिर न हो। NCOC के प्लेटफॉर्म का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तानी सब एक है। NCOC एक ही नजर से सारे पाकिस्तान को देखती है।
15 माह से इतना कामयाब निज़ाम हमारा चला है, हम इसको इसी तरीके से, जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं यू डोंट फिक्स व्हाट एंड ब्रोकन, जो चीज़ टूटी भी नहीं है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तमाम चीज़ें एक मरकज़ पर आकर और वहाँ से फैसले हों, ये इंतहाई ज़रूरी है। ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होते हुए देखी पाकिस्तान में जैसी हमारे ज़्यादातर खित्ते के अंदर नजर आई है। सब देखने के बाद कुछ हमने सिफारिशात के ऊपर भी बातचीत की है। शहर टारगेट करेंगे जहां पर हमें ज़्यादा खदशा नजर आ रहा है, जो उमूमी तौर पर बड़े शहर हैं, उसका भी फैसला कल वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग के बाद हो जाएगा। एक टारगेटेड तरीके से बंदिश लगाते हैं ताकि कोई ज़्यादा उसकी वजह से परेशानी भी लोगों को ना हो और साथ साथ वबा के फैलाव के ऊपर भी रुकावट लाई जा सके। जिस तरीके से 15 माह से कोशिश की है, कामयाबी हासिल हुई, इसी फॉर्मूला के तहत हम चलते रहेंगे तो मजीद आगे भी कामयाबी हासिल होगी। कराची में लॉकडाउन छोटे दुकानदारों के लिए आजमाइश बन गया। पुलिस ने करियाने की दुकानें बंद करा दी। खरीदार कहते हैं राशन कहां से लें? खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स 6 बजे तक खुले रहेंगे। सिंध में जारी लॉकडाउन के नोटिफिकेशन में लिखा है कि किराने की दुकानें शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं, मगर शाह से ज्यादा शाह के वफादार सिंध पुलिस की फुर्तियां, नाजमाबाद गोल मार्केट पर किराने की दुकानें बंद करा दी गईं। टोटल सर 20-25 दुकानें हैं। लोग आटे दाल चावल के लिए यहाँ परेशान हैं और पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं नहीं बंद कर दो, हमें ऊपर से ऑर्डर है। गवर्नमेंट एक तरफ से न्यूज़ चला रही है कि भाई ग्रोसरी की दुकानें ये है सब खोलें। एक मोहल्ले की मार्केट है छोटी सी, होलसेल मार्केटों का कहा गया, हमारी मार्केटों का नहीं कहा गया। चले वो अपना 6 बजे का 6 बजे हम लोग खुद ही बंद कर देते हैं। राशन खरीदने के लिए बाजार आने वाले शहरी भी परेशान नजर आए। दुकानें बंद हैं, मतलब कोई तरीका है? आप खुद बताएं कोई तरीका। ग्रोसरी का जब आप अलाउ कर रहे हैं तो फिर क्यों बंद है? लॉकडाउन से परेशान हाल सिंध के शहरी पुलिस की दादागिरी से दौरी ज़हनी अजियत का शिकार होते जा रहे हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची पुलिस कहीं दुकानें बंद करा रही है, कहीं शहरियों को रोक रहे हैं, वैक्सीनेशन कार्ड्स चेक कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस एहलकार खुद ये जानते हैं कि वो कितने रिस्क पर हैं? क्या उनके पास अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है या नहीं? समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी ने यही जानने की कोशिश की। क्या क्या जवाब मिले हम आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। शहर भर में पुलिस के नाके लगे हैं। शहरियों से उनकी कोरोना वैक्सीन और उनके कार्ड के हवाले से सवाल किया जा रहा है। मैंने तो वैक्सीन लगवा ली है, मेरे पास कार्ड भी मौजूद है। चले आइए जानते हैं कि जो ये सवाल कर रहे हैं क्या उन्होंने वैक्सीन लगाई है, उनके पास कार्ड मौजूद है। चले देखते हैं। फर्स्ट डोज भी लगवा ली, सेकंड डोज भी लगवा ली जी। वैक्सीनेशन कार्ड है? वो भी नहीं रखा हुआ। कार्ड दिया उधर साहब के मोबाइल में, करा दिया मैसेज करा दिया, ये साहब के मोबाइल में घर पड़े। एक का मैसेज है, दूसरे का तो पता नहीं है, दूसरे का डिलीट हो गया। कार्ड तो जमा हो जाता है। कार्ड मिलता है सर? हाँ, नहीं वो हमारे दफ्तर में थाने में रखते हैं। थाने में रखा हुआ है। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, यह मुहावरा इन कानून के मुहाफिजों पर सादिक आता है। अक्सरियत पुलिस एहलकारों के पास कोरोना कार्ड या कोई सबूत मौजूद नहीं है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची के एक्सपो सेंटर में दिन हो या रात लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों का शिकवा है कि वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस कई घंटे कतार में होने के बावजूद बारी नहीं आ रही। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शयान सलीम से। शयान, वैक्सीनेशन सेंटर की क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मास वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर में कराची में, और रात का वक्त है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार लगी हुई है। इस तरह की कई कतारें हैं एक्सपो सेंटर में, जो गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ से यही सूरत हाल है। लोग वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं और उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो इंतज़ामात हैं वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि दबाव बढ़ गया है वैक्सीनेशन सेंटर पे। लॉकडाउन जब से नाफिज किया गया है कराची में, तो वैक्सीन लगाना अब आपको इतना ज़रूरी लग रहा है? पहले जब हुकूमत कहती थी लगा लो तो क्यों नहीं लगा देते, अब क्यों लगा रहे हैं? अभी कंपनी लेके आई है, अभी इजाज़त दिया उसने, सबको लेके आए, हम भी आ गए साथ। अच्छा, आपने लगवा ली वैक्सीन? नहीं लगवाया सर, कब से इंतजार कर रहे हैं? तकरीबन 3 बजे का इंतजार कर। अच्छा, 3 बजे से। तो ये आप
देख सकते हैं कि लोग 3 बजे से आए हुए और इस वक्त कई घंटे गुजर चुके हैं और इस तरह की सूरत हाल है। लोग तवील इंतज़ार कर रहे हैं और SOPs की यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क लोगों ने सही से नहीं लगाए हुए, कुछ लोगों ने लगाए हुए, कुछ लोगों ने नहीं लगवाए हुए। और जो यहाँ पे अमला है वो SOPs पर अमल दरामद भी ठीक से नहीं करा रहा। हमें नज़र नहीं आ रहा कि लोगों को आगाही दी जा रही हो कि वो वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं तो वो मास्क लगाएं, क्योंकि कोरोना की जो ये लहर है ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, लेकिन जो SOPs हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जी शायान अपडेट कर रहे थे। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी और बड़ी तेज़ी से जारी भी। मुल्क भर में 3 करोड़ वैक्सीन का संग मील अबूर किया गया। सिर्फ 16 दिनों में 1 करोड़ अफराद ने वैक्सीन लगवाई। अरहम खान रिपोर्ट कर रही हैं। कातिल कोरोना की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। मजीद 62 अफराद जान से गए। 30 अमवात सिर्फ सिंध, 18 पंजाब में हुई। KP में 6, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 3-3, जबकि इस्लामाबाद में 2 मरीजों का इंतकाल हुआ। मुल्क में मजमुई अमवात 23,422 हो गयी। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 5,026 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.82% तक पहुँच गयी। फाल केसेस की तादाद 69,756 हो चुकी। कोरोना का मुकाबला करने के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी तेज। मुल्क में 3 करोड़ वैक्सीनेशन का संगे मील अबूर। विफाकी वजीर असद उमर ने पहले ट्विटर पैगाम में बताया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। अब तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है हमारी वैक्सीनेशन। तो ये जो 1 करोड़ हमने आखिरी लगाया है, ये 1 करोड़ जो हमने लगाया है इसको सिर्फ 16 दिन के अंदर हम यहाँ पर लगाने में कामयाब हुए हैं। जिलाई महकमा सेहत का कहना है विफाकी दारुल हुकूमत 100% की जानिब तेजी से गामजन। 10 लाख शहरी वैक्सीन लगवा चुके हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। सियासत अपनी जगह, दावत अपनी जगह। मौजरा जानिए थोड़ी सी देर में। और क्या कोरोना सिर्फ कराची में है? पाबंदी के बावजूद सक्खर में पुलिस सरपरस्ती में जिरगा हुआ। लाड़काना में शटर गिराकर कारोबार होता रहा। दादू की मवेशी मंडी लोगों से खचाखच भरी रही। SOPs की खिलाफ वर्जियां होती रहीं, मगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या सिंध सरकार का जोर सिर्फ कराची पर चलता है? कराची में कारोबार बंद, अवामी इज्तिमा पर पाबंदी, मगर सक्खर में पुलिस सरपरस्ती में जिरगा हुआ। रॉयल मैरिज हॉल में 2 बिरादरियों के जिरगे में SOPs की धज्जियां उड़ाई गईं। बगैर मास्क के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। लॉकडाउन है लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से नहीं हुआ। हमारी अल्लाह पाक मदद करे। दूसरी जानिब सक्कर ही में शहरियों की शटर डाउन शॉपिंग भी जारी रही। पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में शटर डाउन कारोबार चलता रहा। दादू में तो मवेशी मंडी, इतवार बाजार सब खुले रहे। लोगों का हुजूम नजर आया। SOPs का ख्याल और ना ही मास्क का इस्तेमाल। गाड़ियां चलती रहीं, कारोबार होता रहा। सियासत अपनी जगह, दावत अपनी जगह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा हलीम आदिल शेख सिंध हुकूमत पर तनकीद के बाद शादी में पहुंच गए, जहां सब ने मिलकर SOPs की धज्जियां उड़ाई। पहले सियासत हो जाए। सिंध PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख जाम शोरे पहुंचे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर ब्रीफिंग ली, फिर सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कोरोना पॉलिसी पर बड़ा एतराज किया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि ये हमारे सिंध की दुश्मनी, मैं इसको कहूंगा कि जब सिंध की तरक्की में सिंध हुकूमत रुकावट बनती है तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि वो सिंध की तरक्की में रुकावट जो है वो सिंध दुश्मनी है, और जो सिंध दुश्मनी होती है वो पाकिस्तान दुश्मनी होती है। अब दावत हो जाए। हलीम आदिल शेख नवाबशाह पहुंचे। शादी की तकरीब में बतौर मेहमान खास शरीक हुए और लॉकडाउन के बावजूद कारकुनान के साथ मिलकर कोरोना पाबंदियां तोड़ डाली। अब कोई इनसे पूछे ये सब क्या है, कौन सी कोरोना पॉलिसी है ये? कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नवाबशाह में पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर लातें और मुक्के बरसा दिए। हलीम आदिल शेख ने PP क़यादत पर हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा तैमूर तालपुर ने इल्ज़ामात को झूठा करार दे दिया। नवाबशाह में जरदारी हाउस के बाहर PTI और पीपल्स पार्टी कारकुनों में झगड़ा।
हलीम आदिल शेख कहते हैं, मुझ पर हमला पीपल्स पार्टी क़यादत ने करवाया। आसिफ जरदारी ने, बिलावल जरदारी ने हमला करा दिया। पत्थर, अंडे, डंडे, हवाई फायरिंग, ये मुझे गोली भी मार सकते हैं कहीं भी। जरदारी साहब, आपसे मैं कहता हूँ, शर्म करनी चाहिए थी कि घर के ऊपर आए हुए ऐसा करते हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा तैमूर तालपुर ने हलीम आदिल के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हम तो हमले से बचाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी नहीं है। आज भी तुम बैठ के डरा और धमका रहे हो हम लोगों को। अगर हल्का सा इशारा भी हमें क़यादत का आ जाए तो पता नहीं हमारे वर्कर तुम्हारे साथ क्या करें। तैमूर तालपुर ने मजीद कहा, पीटीआई हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस रहनुमाओं को ऐसे अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ता है। इल्जामात रद्द करते हैं, झगड़ा खत्म करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, ऐसे इल्जामात का वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिस पर ऑपोजिशन मुत्तफिक नहीं। इमरान खान ने ऑपोजिशन को मशवरा दिया कि ब्लैकमेलिंग ना करें, इंतखाबी इस्लाहात और इदारों की बेहतरी के लिए आए मिलकर काम करें। आपका वजीर आजम आपके साथ। इमरान खान ने लाइव टेलीथॉन में सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू की। इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जो सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन का था वो नून के वजीर आजम का हमजुल्फ था, तो फिर धांधली कैसे हो गई? ये ऐसी भी धांधली कभी नहीं देखी थी कि वजीर आजम भी आपका, अमला भी आपका। तो वो इसका हल एक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वो कहते हैं हम मानते नहीं है और ना खुद को तजवीज़ देते हैं ना हमारी मानते हैं। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कराची के बंडल आइलैंड का जिक्र भी किया। कराची में हमने बंडल आइलैंड का सोचा हुआ था, बदकिस्मती से सिंध की हुकूमत उसने उसको हमें बनाने नहीं दे रही, और वो मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि सारा फ़ायदा सिंध का है। पैसे भी सिंध में, नौकरियां भी सिंध में, फ़ायदा भी कराची का, जो बच जाएगा कराची भी फैलता जा रहा है। कोई वजह है जो उन्होंने रोका हुआ है। लाइव टेलीथॉन में सहाफ़ी ने फ़ोन किया तो वजीर आजम ने मीडिया की आज़ादी पर अपनी राय दी। हिंदुस्तान ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको फीड कर रहे हैं पाकिस्तान से सहाफ़ी, जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ उधर मसला होता है। आप जो सही सहाफत है, मैं फिर से कहता हूं, जो तनकीद होती है मुल्क के लिए बहुत बड़ी नेमत है। वजीर आजम का कहना था कि ओपोजिशन उन्हें ब्लैकमेल करने की बजाय इंतखाबी इस्लाहात और इदारों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। अब आपको बताएं, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पीटीआई उलमा नशिस्त पर आने वाले शख्स का नाम JUI ने दिया। सरदार तनवीर इलियास ने कहा, इमरान खान 2 रोज़ में नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान कर सकते हैं। इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात जीतने के बाद पीटीआई आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी की पहली बैठक, मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम उमूर तय कर लिए गए। इजलास के बाद वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने उलमा की मखसूस नशिस्त के हवाले से वजाहत भी कर दी। कश्मीर के लोगों ने इमरान खान पे एतमाद किया है। तमाम जो हमारी जो जमीयत उलमा इस्लाम थी वहाँ पर, और इसके अलावा जितनी मजहबी जमातें थी, उनके साथ एक तहरीरी मुआहदा हुआ था हमारा। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने हमारे साथ इल्हा किया था और उन्होंने हमें एक बंदा रिकमेंड करना था इस सीट के लिए, तो उन्होंने बंदा रिकमेंड किया है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास के नामों की गूंज, जबकि सरदार तनवीर इलियास का कहना है, इमरान खान ने कश्मीरियों का सफीर बनकर दिखाया। कश्मीर को जितना खुद मुख्तार वो कर रहे हैं, इतना किसी और ने नहीं किया। हुकूमत साजी के मामलात हैं वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है मैक्सिमम 48 या 72 घंटों के अंदर इंशाअल्लाह तमाम मराले, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास ने कश्मीर को सूबा बनाने का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। बोले, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की रियासत है और रहेगी। ये भी कहा कि फारूक हैदर ने कश्मीर असम्बली को मजबूत किया या कमज़ोर, इस हवाले से सब कुछ सामने लाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कहते हैं, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जो नतीजा आया वो तयशुदा था। पीटीआई ने इलेक्शन में तमाम सरकारी और गैर सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, इलेक्शन को हाईजैक किया गया। वो मरी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तमाम सरकारी और गैर सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, अपने वज़रा को इस्तेमाल किए, उनके वसाइल को इस्तेमाल किए, वहाँ पैसे तकसीम करने गए थे, लोगों को प्रेशराइज़ किया था, और हर
वो तरीका इस्तेमाल किया जिस पे उन्होंने ये इलेक्शन एक लिहाज से हाईजैक किया। हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि हमारे आइंदा इलेक्शन मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर हो, कि लोग कोठी को, आलिशान बंगले को वोट देने के बजाय नज़रिए को, मंशूर को और एक पार्टी की कारकर्दगी को वोट दे। पीपल्स पार्टी की हिमायत से नून लीग को आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त मिल गई। ख़वातीन की 5 में से 3 मखसूस नशिस्तें PTI को मिली। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन की एक मखसूस नशिस्त मिली। 8 वोटों से मखसूस नशिस्त पर किसी खातून रुकन असम्बली का इंतखाब होना था। पीपल्स पार्टी ने बड़ी अपोजिशन जमात होने की हैसियत में नून लीग को अपने 2 वोट दे दिए। नूर मुकद्दम कत्ल केस इंतहाई खौफनाक है। इस केस को पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाइव टेलीथॉन में गुफ्तगू, कहा इस केस में कातिलों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अफगान सफ़ीर की बेटी के केस को ऐसे फॉलो किया जैसे अपनी बेटी हो। कोई कितना ही ताकतवर हो, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। अफगानिस्तान से माफ़ी मांगो कि मैं सफारतकारों की हिफाजत नहीं कर सका। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा और तशद्दुद केस पर सियासत करने वालों को वजीर आजम ने जवाब दे दिया। मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफगानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफगानिस्तान को अपने भाई समझते हैं, तो उसको भी हमने उसी तरह देखा कि एक एक चीज़, और मैं पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने एक एक चीज़ उसकी फॉलो की। वजीर आजम ने नूर मुकद्दम केस पर भी गुफ्तगू की। लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा। इमरान खान ने कहा कि नूर मुकद्दम कत्ल केस इंतहाई खौफनाक है। चौकीदार और नौकरों के सामने ये सारा जुल्म किया गया। केस के तमाम पहलू देखे जा रहे हैं। कोई कितना ही ताकतवर हो, सजा जरूर मिलेगी। और अफसोसनाक खबर, लाहौर में स्टील मिल की भट्टी में लोहा पिघलाते हुए मजदूर गिरकर जान बहक हो गया। मालिक मिल को ताला लगाकर फरार हो गया। रियाज अहमद की रिपोर्ट। नाकस इंतजामात के बायस मजदूर की जान चली गई। अफसोसनाक वाकया पेश आया मनामा में। मोमनपुरा रोड पर स्टील मिल की भट्टी में लोहा पिघलाने का काम जारी था। 30 साला मजदूर जहीर अब्बास भट्टी में स्क्रैप डालने गया और ट्रॉली समेत खुद भी फर्नेस में जा गिरा। जहीर के साथी उसे बचाने के लिए आगे तो बढ़े, मगर तेज आग की वजह से कुछ न कर सके। 28 जुलाई को पेश आने वाले वाक़े की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आई तो पुलिस और लेबर डिपार्टमेंट हरकत में आया। पुलिस का कहना है जांबाक होने वाले सरगोदा के रिहायशी जहीर के लवाहिकीन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। उधर रावलपिंडी में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ब्रेक फेल होने के बायस गली में खड़ी गाड़ी और फिर ट्रांसफार्मर से टकरा गया। 4 अफराद जख्मी हो गए। टैंकर ड्राइवर जख्मी हालत में फरार हो गया। CCTV वीडियो के मुताबिक रावलपिंडी की एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में वाटर टैंकर ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया, जिसे दूर से देखकर ही गली में मौजूद लोग खौफजदा होकर दौड़ पड़े। हादसे में जख्मी 3 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ड्राइवर फरार हो गया। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने नामालूम ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। लाड़काना में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने एम्बुलेंस ड्राइवर को थप्पड़ मारा तो ड्राइवर आपे से बाहर हो गया। साथी समेत एहलकार की पिटाई कर दी। मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे नवीद लाड़क से। नवीद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये लाड़काना का लेडीज जेल है जहाँ पर सायरन बजाने के मामले पर जो है वो ट्रैफिक एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और CCTV फुटेज जो इस वाक़े की वो मंजर यहाँ पर आ गई, जिसमें देखा जा सका है कि पहले ट्रैफिक एहलकार जो है वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर को थप्पड़ मारता है, जिसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर साथियों समेत जो है वो उस एहलकार अरज़म जतोई को जो है मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। पुलिस थाना सिविल लाइन पुलिस ने 5 ड्राइवर को हिरासत में जो है वो लिया था, लेकिन साथी जो ड्राइवर थे उनके एहतजाज के बाद उनको रिहा कर दिया गया। अभी इंसाफ के लिए ट्रैफिक एहलकार जो है वो दुहाइयां देते हुए इंसाफ का जो है मुतालबा करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद। पाइपलाइन ट्रैक दिखाएंगे कुछ देर बाद।
एक आलमी इदारे ने रिहाइश के लिए पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान दूसरे जबकि भारत का नंबर है तीसरा। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे महंगे तरीन ममालिक करार पाए हैं। जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। पाकिस्तान रिहाइश के लिए दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट में वतन अजीज पहले नंबर पर आ गया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने अपनी ट्वीट में लिखा, 22 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग 18.58% है। आलमी इदारे ने पाकिस्तान के रेंट इंडेक्स, मकामी कौमी खरीद, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ग्रोसरी इंडेक्स को मद्देनजर रखकर ये रिपोर्ट मुरतब की। सस्ती रिहाइश की फहरिस्त में 24.51% कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ अफगानिस्तान दूसरे जबकि 25.14% के साथ तीसरा सस्ता मुल्क भारत है। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में तेज बारिशों के बायस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम है। चेयरमैन NDMA कहते हैं शहर कराकरम के 12 मकामात पर ट्रैफिक बहाल कर दी है। इस वक्त ये तीसरा स्पेल चल रहा है मानसून का, जो 31 जुलाई से 3 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर से गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू तक बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही ही तबाही। जिंदगी हुई दरहम बरहम, शाहराहें बंद हैं। NDMA के जंगी इक़दामात से रास्ते हुए बहाल। इन बारिशों की वजह से GB में KKH तकरीबन 12 जगहों पे ब्लॉक हुई थी। FWO, NHA और दीगर इदारों के 2 दिन के मुसलसल दिन रात के एफर्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइट ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। आइंदा दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई पर चेयरमैन NDMA का कहना था सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। NDMA के वसाइल क्या हैं और वो उनका कैसे इस्तेमाल करता है, इस सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती ने बताया, हम तमाम जो मुतल्लिका सूबों के जो डिजास्टर से रिलेटेड महकमे हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं, उनके वसाइल का भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा NHA के वसाइल हैं, FWO है। चेयरमैन NDMA कहते हैं शहरी ऐसी सूरत हाल में एहतियात करके हमारे साथ बेहतर ताउन कर सकते हैं। मीडिया को भी आगाही पैदा करने में मदद करनी चाहिए। लाड़काना में पुलिस अफसर हाफ पैंट्स पहनकर लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने निकल पड़े। अहलकारों के हमरा दुकानें बंद करवानी शुरू कर दी। वकील के साथ तल्ख कलामी हुई। वकील ने वीडियो बनाना शुरू की तो पुलिस ऑफिसर ने वापस जाने में ही आफियत जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाक बहरिया ने कराची से 190 नॉटिकल माइल दूर डूबने वाले जहाज के हमले के 15 अरकान को बचा लिया। 3 अराकीन की तलाश जारी है। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जज्बा खैर सगाली, बर वक्त एक्शन करके डूबने वाले जहाज के हमले के 15 अफराद को बचा लिया। यह है पाक बहरिया का PNS असलत, जिसने कराची से 190 नॉटिकल माइल दूर डूबने वाले गबून परचम बरदार MV सवारी H के हमले को कामयाबी से रेस्क्यू किया। PMSA और पाकिस्तान नेवी की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में जहाज हमले के 18 में से 15 हमले अरकान को रेस्क्यू कर लिया गया है और जबकि 3 अरकान की तलाश अभी जारी है और इस तलाश में PMSA और पाकिस्तान नेवी के हवाई जहाज अभी भी मसरूफ़ अमल हैं। MV सवारी इंजन की खराबी की वजह से डूब गया। ये जहाज़ डूबने वाला जहाज़ इसके जो हमले का ताल्लुक है वो सीरिया से है और ये जहाज़ भारत से सामान लेकर सोमालिया की तरफ जा रहा था। ये एक मालबरदार जहाज़ है। पाक बहरिया के मुताबिक शाम से ताल्लुक रखने वाले अमले के अरकान को कानूनी चाराजोई मुकम्मल करने के बाद उनके मुल्क भेजा जाएगा। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। वज़ीर आज़म की सारी तवज्जो महंगाई के खात्मे और मुल्की हालात पर रही। इसी वजह से वो खेलों से दूर रहे। अब इमरान खान कहते हैं खेलों को वक्त देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे थे।
खेलों की तबाही का जिम्मेदार 2 खानदानों को उन्होंने दिया करार। सारी चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो चली गई, जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर। बदकिस्मती से जो हम नीचे आए हैं ना पाकिस्तान में, ये जो 2 खानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है, एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए। स्पोर्ट्स के इदारों के ऊपर अपने लोग बिठा दिए, सिफारिशी बिठा दिए। वो स्पोर्ट्स देखते देखते हमारी आंखों के सामने किधर से किधर पहुंचे। हम दुनिया से मुकाबला कर रहे होते, वहाँ प्रोफेशनल्स बैठे हुए थे इदारों के ऊपर। हमारा मसला क्या है? जहांगीर खान और जानशेर खान 10-10 साल स्क्वॉश के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। किसी ने यही नहीं सोचा कि स्क्वॉश को एक इदारा बनाया जाए पाकिस्तान में, जिधर सारे मुल्क से कंपटीशन करें और टैलेंट उन 2 के सर के ऊपर हम समझा कि जनाब हमारी स्क्वॉश बहुत अच्छी है। जैसे ही वो 2 गए, पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो। हॉकी का भी वही था। ये भी दिन देखना कि पाकिस्तान की हॉकी क्वालिफाई ना करे ओलंपिक्स के लिए। आखिरी 2 सालों में मैं पूरा जोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर भी। 22 करोड़ आबादी भी है, आबादी ने कहीं खेलना तो है। यूनियन काउंसिल तक अब ग्राउंड बनाए, हमारे बच्चों को ग्राउंडें तो मिले खेलने के लिए। टैलेंट का क्या फायदा अगर टैलेंट के लिए ग्राउंड ही नहीं है? लेकिन सिस्टम तबाह करने में ज्यादा देर नहीं लगती, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।